जेलेंस्की को अमेरिका से नए आत्मघाती ड्रोन मिलने जा रहे हैं। जेलेंस्की को अपग्रेड हुए टैंक मिलने वाले हैं। ब्रिटेन से यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम मिल रहे हैं। ये सब अमेरिका और ब्रिटेन से जेलेंस्की को मिले स्पेशल गिफ्ट हैं, जो जेलेंस्की के लिए किसी जादू से कम नहीं। ये स्पेशल रिपोर्ट आप जरूर देखें। यूक्रेन के इस मैप को देखिए। ये यूक्रेन युद्ध की सबसे ताज़ा रिपोर्ट है। इसमें पुतिन को मिल रही मात के निशान है। इसमें जेलेंस्की के जीत वाला इंतकाम है। इस मैप में यूक्रेन का जो हिस्सा लाल रंग से रंगा है, सिर्फ वही रूस की सेना के कब्जे में है। जो इलाके हरे रंग में हैं, वहां यूक्रेन की सेना ने वापस अपने झंडे गाड़ दिए हैं। यानी यहां से पुतिन की सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई है। खार्किव रूस के हाथ से पहले ही निकल चुका है। ओदेसा से भी रूस की सेना खाली हाथ लौट गई। निकोलेव से रूस की सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई। खेरसॉन के अधिकांश हिस्से पर यूक्रेन वापस कब्जा जमा चुका है। खेरसॉन के भी दो हिस्से हैं जो नाइपर नदी से अलग होते हैं। खेरसॉन का एक हिस्सा वो है जो यूक्रेन की मुख्य भूमि से सटा हुआ है। इस पर जेलेंस्की का कब्जा है। और खेरसॉन का दूसरा हिस्सा वो है जो क्राइमिया और काला सागर से जुड़ता है। वहां रूस का कब्जा है। आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने पुतिन के हाथ बांध रखे हैं? जो यूक्रेन रूस के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता था, उसने पुतिन जैसे शक्तिमान शख्स का ये हाल कर दिया है। आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसने जेलेंस्की के जज्बे को इतना फौलादी बना दिया है, जिन्होंने उन्हें बेशुमार बारूदी ताकत बख्शी है? ये दुनिया से छिपा नहीं है। वो ताकतवर देश के मुखिया हैं जो जेलेंस्की को वही ताकत दे रहे हैं जैसे जिन्नातों के बारे में दावा किया जाता है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का नाम। अमेरिका ने जेलेंस्की की मदद के लिए अपने बारूद खाने का मुंह खोल दिया। पूरी दुनिया में रिपोर्ट छप चुकी है कि अमेरिका से जेलेंस्की को 10, 20, 30, 40 नहीं, 100 भी नहीं, बल्कि $400 मिलियन के हथियार मिलने वाले हैं। दूसरे नंबर पर आता है ब्रिटेन, जो यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की का दूसरा सबसे बड़ा मददगार देश है। ऋषि सुनक ने भी ब्रिटेन के उसी रणनीति को आगे बढ़ाया है। सुनक ने कीव का दौरा किया, जेलेंस्की से युद्ध के प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा किया, साथ ही साथ दुनिया को बताया कि यूक्रेन को अभी तक ब्रिटेन से कितनी बड़ी मदद मिल चुकी है। सुनक ने यूक्रेन को $2700 मिलियन की मिलिट्री मदद की बात कही है और अगले साल भी इतनी ही मदद करने का वादा किया है। Alone we have provided £2.3 billion of military support, and we will do the same again next year. As you succeed in pushing back Russian forces on the ground, your homes, your hospitals, your power stations are being destroyed by the air. So to help you defend yourselves, we are today providing new air defense support, including 120 anti-aircraft guns, radar, and anti-drone equipment. इस युद्ध की घड़ी में जेलेंस्की को भला और क्या चाहिए? अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्कों की मदद से ही यूक्रेन अब तक रूस से लोहा ले रहा है। अब तक यूक्रेन अगर टिका हुआ है या कहें कि रूस को पीछे लौटा रहा है, तो उसके पीछे अमेरिका और ब्रिटेन की मदद है। अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन के सबसे मददगार देश हैं। यही वजह है जो रूस के बड़े दुश्मन बने हुए हैं।
ज़ेलेंस्की की आंखें फिर चमक उठी है जब उनको पता चला कि अमेरिका से हजारों करोड़ की फिर बारिश होने वाली है। ज़ेलेंस्की का जोश फिर हाई हो गया जब उन्हें पता चला कि टैंक से लेकर नई मिसाइल उनको मिलने वाली है। ज़ेलेंस्की मुस्कुराते हुए नहीं थकते जब से उन्हें भरोसा मिला है कि हथियारों का बहुत बड़ा पैकेज यूक्रेन को मिलने वाला है। पुतिन से टक्कर लेने के लिए ज़ेलेंस्की को मिलने वाली है एक बहुत बड़े पैकेज की नई किश्त, जो यूक्रेन की फौज के लिए नई उम्मीद है। तो पुतिन के लिए ऐसा खतरा है जो यूक्रेन में मिली कामयाबी को हार में बदल सकती है। आखिर $400 मिलियन की मदद में ज़ेलेंस्की को क्या-क्या मिलने वाला है? इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़ेलेंस्की की नई ताकत का पता चलेगा, जिसके बारे में पुतिन भी बहुत बेसब्री से जानना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को 1100 घोस्ट ड्रोन मिलने वाले हैं। ये आत्मघाती ड्रोन पुतिन की फौज पर पैनी नजर रखेंगे। ज़ेलेंस्की को चेक गणराज्य के जरिए 45 T-72 टैंक मिलेंगे ताकि वो पुतिन की बढ़त को रोक सकें, उन पर जवाबी हमला कर सकें। नाइपर नदी से पुतिन की फौज पर निगरानी रखने के लिए 40 फास्ट बोट भी मिलेंगी। ज़ेलेंस्की को हॉक एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलेगा जो अमेरिका अपने गोदाम से यूक्रेन में सप्लाई करेगा। इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी यूक्रेन की फौज को दी जाएगी। T-72 तो यूक्रेन पहले से इस्तेमाल करता रहा है और उसे चेक गणराज्य के रास्ते मिलने वाले इन टैंकों की डिलीवरी 2023 में भी होती रहेगी। Десантно-штурмові війська, як і всі сили оборони України, сплачують надзвичайно високу ціну за те, щоб наш народ зберіг свою свободу. Тисячі українців і українок загинули в боях за нашу державу. Ми маємо завжди їх пам'ятати. Маємо завжди шанувати їхню відвагу і самопожертву. टैंक के अलावा यूक्रेन को मिलने जा रहे ड्रोन सिस्टम और नई एयर डिफेंस मिसाइल ज़ेलेंस्की के जोश को बहुत हाई करने वाले हैं। पुतिन को इसमें तो जरा भी शक नहीं होना चाहिए। फेनिक्स ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है जो अपने टारगेट पर जाकर टकरा जाता है और उसे अपने धमाके से पूरी तरह से तबाह कर देता है। फेनिक्स ड्रोन को लेकर ज़ेलेंस्की की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो रूस को ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन से बदला पूरा करना चाहते हैं। $400 мільйонів. Зокрема, це бронетехніка, яка нам дуже необхідна для просування вперед на фронті. Дякую президенту Байдену, Конгресу США і усьому американському народу за незмінну і життєво потрібну допомогу. युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने $18 बिलियन की मदद का वादा किया था। यही वजह है कि यूक्रेन रूस को बराबर टक्कर भी दे रहा है। उसके हर काउंटर अटैक में अमेरिका की मदद शामिल है। लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को और फंड की जरूरत है और उनको कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। लेकिन मुद्दा यह है कि ज़ेलेंस्की को चाहिए 3 लाख करोड़। ज़ेलेंस्की इस वक्त यूक्रेन के ऊपर डॉलर की बारिश चाहते हैं। सवाल है कि हथियारों की बराबर सप्लाई के बीच ज़ेलेंस्की पैसों की बारिश चाहते हैं। आखिर 3 लाख करोड़ का क्या करेंगे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की? इतना कैश ज़ेलेंस्की ने कभी देखा भी होगा? 3 लाख करोड़ से क्या ज़ेलेंस्की हथियार खरीदेंगे या कुछ और करेंगे? आखिर पुतिन को हराने के लिए ज़ेलेंस्की को क्यों चाहिए 3 लाख करोड़ रुपए? क्या ज़ेलेंस्की को मिला फंड खत्म हो चुका है? युद्ध के 9 महीने होने पर ज़ेलेंस्की का बजट क्या पूरी तरह से बिगड़ चुका है? ज़ेलेंस्की के अकाउंट बैलेंस की पूरी रिपोर्ट है हमारे पास। यूक्रेन में हाई वेलोसिटी युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की की बड़ी डिमांड है। वो पश्चिमी देशों, बड़े यूरोप और नेटो से, पूरे यूरोप और नेटो से 3 लाख करोड़ की मांग कर रहे हैं। युद्ध लड़ने के लिए ज़ेलेंस्की ने अभी तक जो मांगा है वो मिला है। रूस से टक्कर लेने के लिए अमेरिका और नेटो ने ज़ेलेंस्की की हर ख्वाहिश पूरी की है। चाहे वो अमेरिका और ब्रिटेन से मिली जैवलिन और एंड-लॉ जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हों, चाहे वो रूस के विमानों को गिराने के लिए अमेरिका से मिली स्टिंगर मिसाइल हो, चाहे वो रूस की मिलिट्री पोजीशन पर बमबारी के लिए अमेरिका के हाइमर्स रॉकेट सिस्टम हो, चाहे वो अमेरिका से ही मिली M777 तोप
और उसके हजारों गोले हों, चाहे वो पोलैंड और चेक गणराज्य से मिले T-72 टैंक ही क्यों ना हो। इस वक्त ज़ेलेंस्की का इरादा पूरी ताकत समेटने का है। रूस की पोजीशन को लगातार अटैक करने का उनका काम जारी है। डॉनबास में उनकी फोर्स ने फाइट बैक वाली रणनीति पर तेजी से काम किया है और यही वजह है कि पुतिन को कुछ मोर्चों पर जबरदस्त झटका लगा है। इस वक्त युद्ध में रूस को हराने के लिए ज़ेलेंस्की को जो भी चाहिए वो उसे अपनी पहुंच में चाहते हैं। ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि रूस की फौज पर लगातार गोले बरसाने, उसके हेलीकॉप्टर गिराने और रूस के ड्रोन को उड़ाने के बाद इस वक्त ज़ेलेंस्की का गोदाम कितना भरा है, कितना खाली है और 3 लाख करोड़ से वो क्या क्या करना चाहते हैं। 3 लाख करोड़ में ज़ेलेंस्की किसका किसका गोदाम भरेंगे? यूक्रेन के युद्ध में ये बहुत बड़े सवाल हैं। खेरसॉन में इस वक्त पुतिन बहुत ज्यादा प्रेशर में है, तो पुतिन ने नदी के पार अपना झंडा बरकरार रखने पर फोकस बढ़ा दिया है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन को यहां से भी पीछे हटना पड़ेगा। पीछे यूक्रेन भी नहीं है। यूक्रेन रूस की आर्टिलरी पोजीशन को लगातार निशाना बना रहा है। इसमें बहुत ही सटीक माने जाने वाले तोप का इस्तेमाल हो रहा है जो उसे अमेरिका से मिली है। पुतिन इस वक्त डॉनबास से आगे बढ़कर खार्किव और खेरसॉन में लगातार हवाई हमले कर रहे हैं और इसमें वो 2 बहुत ही खतरनाक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें एक है कमो 52 हेलीकॉप्टर, जिसने पूरे डॉनबास में रूस के हेलीकॉप्टर अटैक की कमान संभाली हुई है। वहीं रूस का पुराना अटैक हेलीकॉप्टर मी-35, जिसे फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, उसकी तादाद भी ऑपरेशन में बढ़ा दी गई है। देखा जाए तो 9 महीने से युद्ध जारी है। उसमें ऐसे कई हथियारों की यूक्रेन के हमलों में सबसे बड़ी भूमिका रही है। इन्हीं हथियारों की वजह से अब तक रूस की विशाल मिलिट्री पावर के आगे ज़ेलेंस्की ने पूरी तरह घुटने नहीं टेके हैं। वो डॉनबास बुरी तरह हार चुके हैं, लेकिन खेरसॉन के मोर्चे पर बराबर की टक्कर दे रहे हैं। हालांकि अपनी राजधानी कीव को वो बचा लेंगे या नहीं, ये पूरी तरह अमेरिका और नेटो से मिलने वाले हथियार सप्लाई और युद्ध वाली फंडिंग पर निर्भर करेगा। रमजान कादिरोव ने ऐलान कर दिया है कि उसकी अखमत फोर्स में 2000 से ज्यादा लड़ाकों की भर्ती कर ली गई है। इस रिपोर्ट के बाद व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर फिर कई मिसाइलों से जोरदार खौफनाक हमले भी किए। हालात ये हैं कि खेरसॉन के बाद कई और छोटे बड़े शहरों में बिजली संकट गहरा गया है। व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने रूस के 33 सैनिकों के शव भेजकर पुतिन को और ज्यादा भड़का दिया। यही वजह है कि अब कमांडर कादिरोव खून मांग रहा है। यूक्रेन की शतरंज के 9 महीने। किसको शह, किसको मां? यूक्रेन की बिसात पर फंसे पुतिन। यूक्रेन की बाजी का सिकंदर खान। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 9 महीने पूरे हो चुके हैं। दोनों ही एक दूसरे को हराने और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शह और मात की इस बाजी की हकीकत क्या है? यूक्रेन जंग की सबसे खौफनाक हकीकत तो ये है कि इस जंग की वजह से दोनों यानी रूस और यूक्रेन का भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन का सच ये है कि ये 9 महीने पहले जो देश गुलजार हुआ करता था, आज वही गम, गुस्से, तबाही और बर्बाद हुई जिंदगियों का शोक मना रहा है। आलम यह है कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बस तबाही के ही निशान दिखाई देते हैं। यूक्रेन में चारों तरफ फैली तबाही और बर्बादी की तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये शहर नहीं, खंडहर है।
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लिहाजा यूक्रेन के भी दो पहलू हैं। अगर यूक्रेन में चारों तरफ फैली तबाही और बर्बादी की तस्वीरें इस जंग का एक पहलू है, तो जंग के दूसरे पहलू यानी रूस के नुकसान की तस्वीरें भी देख लीजिए। आपको खुद इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि रूस को भी इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सफेद रंग के बॉडी बैग्स में लिपटी ये रूस के उन सैनिकों के शव हैं जो इस जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन का कहना है कि वो इन सैनिकों की लाशें रूस को इसलिए वापस कर रहा है क्योंकि इनके बदले वो अपने सैनिकों के शव वापस लेगा। आइए अब आपको भी बता दें कि आखिर इन सब के पीछे यूक्रेन का असली मकसद क्या है। दरअसल यूक्रेन इन रूसी सैनिकों के शव वापस कर पूरी दुनिया को यह भी बताना चाहता है कि रूस चाहे अपना नुकसान छिपाने में कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो इस सच को छिपा नहीं पाएगा। यूक्रेन का दावा है कि रूस इस जंग में अभी तक अपने 85,000 सैनिक गंवा चुका है। पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि जंग में पहली बार रूस बैकफुट पर है, लिहाजा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति पुतिन को शर्मिंदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ये बात हाल ही में दिए गए उनके बयान में साफ तौर पर नजर आई थी, जब उन्होंने रूस के साथ शांति वार्ता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। Is now looking for a short truce, a respite to regain strength. Someone may call this the war's end, but such a respite will only worsen the situation. Any voiced ideas of our land's concessions or of our sovereignty cannot be called peace. Immoral compromises will lead to new blood. A truly real, long-lasting and honest peace can only be the result of the complete demolition of Russian aggression. आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ज़ेलेंस्की क्यों पुतिन के साथ सीज फायर करने के मूड में नहीं है। दरअसल जिस तरह यूक्रेन ने खेरसॉन शहर से रूस की फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, उसे देखकर ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। यूक्रेन जंग के शुरुआती दौर में ही रूस ने यूक्रेन के इस अहम शहर यानी खेरसॉन पर 21 मार्च को कब्जा करने के बाद ये पहली बार था कि जब रूस की सेना ने नाइपर नदी को पार कर यूक्रेन के किसी बड़े प्रांत पर कब्जा किया था। खेरसॉन पर कब्जा कर रूस ने यूक्रेन को गहरी चोट पहुंचाई। इतना ही नहीं, इसके बाद रूस ने खेरसॉन में एक रेफरेंडम कराकर उसे रूस का हिस्सा घोषित कर दिया। खेरसॉन को वापस हासिल करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग हुई थी और आखिरकार नवंबर 2022 में यूक्रेन ने दावा किया कि उसने खेरसॉन प्रांत में अपने काउंटर अटैक में रूस की सेना को 30 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे ये जंग लंबी खिंचती जा रही है, वैसे वैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पोजीशन भी अटपटी होती जा रही है। उनके नजरिए को समझने के लिए हम आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। 24 फरवरी 2022 यानी वो तारीख जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर एक जंग का आगाज किया। В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева. यूं तो साल 2013 से ही रूस और यूक्रेन के बीच शतरंज की बिसात पर एक दूसरे को शह और मात देने की बाजी चल रही थी और 2014 में क्राइमिया में जो हुआ उससे भी दुनिया अनजान नहीं है। लेकिन 2022 आते आते दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाएगी, इसका गुमान किसी को नहीं था। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया और दुनिया को इस हमले की अपनी वाजिब वजह भी समझाने की कोशिश की। चलिए अब आपको रूस और यूक्रेन के बीच बिछी शतरंज की बिसात की हकीकत भी बता देते हैं। रूस ने यूक्रेन को अदना समझकर उस पर हमला किया था।
लेकिन 9 महीने की लड़ाई में अब तक रूस की सेना उतनी कामयाब होती नहीं दिखी जितनी ताकतवर उसे कहा और समझा जाता था। रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में कुछ इलाकों में जरूर फतह हासिल की है, लेकिन अभी तक राजधानी कीव उसके हाथ में नहीं आई है। यहां तक कि खेरसौन शहर से भी रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा। इसके अलावा जंग के कई मोर्चों पर रूस को करारी शिकस्त मिली है और उम्मीद से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। आलम यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आज भी अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें जीत की तरफ बढ़ने की अपील करते नजर आते हैं और अब तो खुलेआम रूस को एक आतंकवादी देश घोषित करने की मांग कर रहे हैं। Росія зробила ставку на геноцидну політику. І саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, воду і теплопостачання зимою. А це і є метою Росії. Це поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового знищення. Абсолютний злочин. Тому буде правильний, якщо ви у своїх парламентах визнаєте Росію державою-спонсором тероризму. Як це зробили парламенти Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії. Іранські дрони та будь-які інші знаряддя терору не зможуть досягти призначених для них мішеней. Росії доведеться робити. यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की साख भी गिरी है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन जंग का एक पहलू ये भी है कि आज की वैश्विक व्यवस्था में यूक्रेन शतरंज का एक मोहरा भर है। लेकिन ये भी एक सच है कि यूक्रेन जंग की वजह से ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के ज्यादातर देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि रूस की लाख कोशिशों के बावजूद वो यूक्रेनी फौज की सप्लाई लाइन को तोड़ नहीं पाया है। यूक्रेन की सेना को नाटो और यूरोपीय देशों और अमेरिका समेत हथियार और गोला बारूद सप्लाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन जंग की वजह से रूस के आसपास के देश भी उससे दूर हो रहे हैं। स्वीडन और फिनलैंड इसकी मिसाल है। आज दोनों ही देश नाटो में शामिल होने का आवेदन भी कर चुके हैं। यानी रूस के दोस्तों की गिनती कम होती जा रही है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जिस नाटो के विस्तार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रोकना चाहते थे, आज की तारीख में वही नाटो रूस की सरहद के और करीब आ गया है। नौ महीने की जंग में अब तक रूस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन विजय का जो सपना देखा था, वो जंग के करीब 9 महीने गुजर जाने के बाद भी अधूरा है। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के कई शहर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। इन हमलों में अब तक यूक्रेन के हजारों नागरिक और सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों लोग जंग की वजह से यूक्रेन छोड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी व्लादिमीर पुतिन की फौज ना तो यूक्रेन के नागरिकों और सेना के हौसले और जज्बे को तोड़ पाई है और ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को डरा या फिर झुका पाई है। जाहिर सी बात है कि जब तक रूस बैकफुट पर है, तो ऐसे हालात में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी शर्तों पर रूस से बात करना चाहते हैं। यानी ज़ेलेंस्की रूस की शर्तों पर यह जंग कभी नहीं रोकेंगे। देखिए, पुतिन अब और नुकसान नहीं सह सकते। पुतिन ने कादिर्फ को भी कहा है कि अब उन्हें बैड न्यूज नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन एक रिपोर्ट है जिसे लेकर मॉस्को तक बेचैनी फैल सकती है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि बम का नया ठेकेदार आखिर कौन है, क्योंकि रमजान कादिर्फ को जो जिम्मेदारी मिली थी उसमें पुतिन को बहुत भरोसा अब नहीं रहा। क्या पुतिन के पास दिसंबर का गोला बारूद मौजूद है? क्या पुतिन 2023 से पहले युद्ध इसलिए खत्म कर देंगे क्योंकि उनके हथियार खत्म होने की कगार पर हैं?
पुतिन के नए ऑर्डर का क्या मतलब है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन से पुतिन के लिए बहुत बेचैन करने वाली खबर आई है। यूक्रेन की जमीन पर रूस ने बारूद की बारिश की। बम बरसाए, मिसाइलें चलाई, टैंकों की धमक सुनाई। फाइटर जेट की गरज सुनाई और आत्मघाती ड्रोन से अटैक कर यूक्रेन की बस्तियों को तबाह कर दिया। कुछ महीनों में यूक्रेन पर इतना बारूद बरसाया कि अब रूस को खुद बारूद की जरूरत महसूस हो रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस का बम वाला गोदाम खाली हो रहा है और आने वाले वक्त में पुतिन को बारूद इंपोर्ट करना पड़ सकता है। ये बातें इसलिए क्योंकि यूक्रेन के युद्ध में पुतिन के टैंक दम तोड़ने लगे हैं। पुतिन की मिसाइलें भी कम पड़ चुकी हैं। पुतिन के फाइटर जेट थक चुके हैं। उनकी मरम्मत का भी वक्त नहीं मिल रहा। पुतिन के पास ड्रोन का जखीरा भी इतना रह गया है कि वो 10 और दिन ही हमले कर सकते हैं। Is now looking for a short truce, a respite to regain strength. Someone may call this the war's end, but such a respite will only worsen the situation. Any voiced ideas of our land's concessions or of our sovereignty cannot be called peace. Immoral compromises will lead to new blood. A truly real, long-lasting and honest peace can only be the result of the complete demolition of Russian aggression. ऐसे में सवाल है कि दिसंबर में पुतिन क्या करेंगे। यूक्रेन के युद्ध के मैदान में शिकस्त देने के लिए रूस ने सारे हथकंडे अपनाए। महायुद्ध में दुनिया ने वो देखा जो आज तक किसी युद्ध में नजर नहीं आया। यहाँ गोला बारूद से अलग आत्मघाती ड्रोन का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के डिफेंस स्टाफ की माने तो युद्ध में यूक्रेन को परास्त करने के सपने देखते देखते रूस के पास हथियार कम पड़ने लगे हैं। ये बात उन्हें 9 महीने बाद पता चली। Could it be finished by the beginning of next year? Could it be finished before the 24th of February? I think, being realistic, we should, as a military, to follow this scenario that we will need some time to build up some kind of reserves or something, and also that Russia will continue to send mass of people there. And of course, in this case, the war will take some time. But my feeling is that by the end of the spring, this war will over. यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच रूस की सेना के पास हथियारों में कमी आई है। यूक्रेन के मुताबिक फरवरी में रूस के पास हथियारों का जो जखीरा था वो साल खत्म होने से पहले ही आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। मैदान में रूस की सेना भले ही खड़ी हो, लेकिन हथियारों की कमी के संकट ने पुतिन की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 में रूस के पास 900 इस्कंदर मिसाइलें थी। इसके अलावा 500 कैलिबर मिसाइलें और 440 KH-101 मिसाइलें थी। इन सब का स्टॉक 50% से कम बचा हुआ है। If we want an outcome which is acceptable for Ukraine, an outcome that ensures that Ukraine can prevail as a sovereign, independent, democratic nation in Europe, the best way of achieving that is to provide military support to Ukraine.
So if we want an acceptable, peaceful political solution, we need to provide military support to Ukraine. इससे पहले पश्चिमी मीडिया पर इस खबर की काफी चर्चाएं थी कि महायुद्ध में यूक्रेन का साथ देने वाले कई देशों ने हाथ बढ़ाया है, लेकिन रूस अब भी अकेले दम पर जंग लड़ रहा है। ऐसे में आगे भी अगर युद्ध जारी रहता है तो बिना हथियारों की मदद के रूस आखिर कितने दिनों तक मैदान में टिका रहेगा। तो क्या वाकई पुतिन का बारूद खाना खाली हो गया है? महायुद्ध के बीच में पुतिन का बारूदी गोदाम कैसे भरेगा? इस्कंदर और कलिब्र के बाद किस पर भरोसा जताएंगे पुतिन? युद्ध की शुरुआत से ही रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बना रहा है। जंग के इस काल में रूस ने अपने सबसे घातक हथियारों से यूक्रेन की जमीन को छलनी करने की कोशिश की। बारिश की तरह मिसाइलें बरसाईं और बारूद के धुएं से पूरे यूक्रेन को ढक दिया। रूस यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रहा है। रूस ने युद्ध की शुरुआत में पूरे यूक्रेन में जमीनी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई सटीक टारगेट वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। महायुद्ध की शुरुआत में रूस ने घातक और अचूक निशाने वाली मिसाइलों के साथ यूक्रेन पर हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो युद्ध के शुरुआती 11 दिनों में रूस ने करीब 600 मिसाइलें यूक्रेन के आसमान में छोड़ी थी। जमीन, आसमान और समंदर से यानी हर कहीं से यूक्रेन पर हमला किया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें सबमरीन से दागी गईं। लेकिन अब रूस बड़ी मिसाइलों और घातक हथियारों की बजाय छोटे हथियारों पर ज्यादा भरोसा जताए है। तो वहीं रूस के सामने मैदान में खड़ा यूक्रेन कमजोर न दिखे, इसलिए नेटो देशों से लगातार यूक्रेन को हथियारों की मदद मिलती गई। रूस के हमले तेज होते गए और यूक्रेन का रक्षा कवच मजबूत। कीव से छपने वाली मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस युद्ध काल में रूस अब तक अपने 85,000 से ज्यादा सैनिकों को खो चुका है। करीब 3,000 टैंकों को यूक्रेन की सेना ने नुकसान पहुंचाया है। रूस की करीब 6,000 बख्तरबंद गाड़ियां हमले में खत्म हो चुकी हैं। 278 एयरक्राफ्ट को अब तक टारगेट किया जा चुका है, तो इतने ही हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा है। साथ ही 16 समुद्री जहाज भी इस युद्ध में टारगेट पर रहे। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2,000 आर्टिलरी गन भी रूस की खत्म हो चुकी हैं। महाशक्तिशाली रूस अपनी ताकत के लिए दुनिया में जाना जाता है। मिसाइलों की बहरेस्त उसके दुश्मनों के हौसले को तोड़ देती है। यूक्रेन की सेना भले ही रूस के बारूदी गोदाम के खाली होने का दावा कर रही हो, लेकिन दुनिया उसके हथियारों के दम से वाकिफ है। जिन हथियारों के खत्म होने का दावा किया जा रहा है, उसकी ताकत आपको जरूर जाननी चाहिए। मोबाइल लॉन्चर वाली इस्कंदर मिसाइल, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है, ये रूस